क्या एक पिता अपनी पुश्तैनी जायदाद से अपने ही बच्चे को पूरी तरह बेदखल कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानूनी किताबों में नहीं बल्कि हमारे घरों में, पारिवारिक बातचीत में और कभी-कभी दुखद विवादों में भी गूंजता है। आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले और हिंदू उत्तराधिकार कानून से जुड़े दस्तावेज हैं। हमारा मकसद सिर्फ कानून को समझना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि कानून किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर कितनी आज़ादी देता है और कहाँ आकर ये आज़ादी परिवार के दूसरे सदस्यों के जन्मसिद्ध अधिकारों से टकराती है। चलिए, इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून दो तरह की संपत्ति में जमीन आसमान का फर्क मानता है। एक है स्व अर्जित यानी अपनी मेहनत की कमाई, और दूसरी है पैतृक जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी कमाई से खरीदी हुई चीज के साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ? बिल्कुल। और ये समझना इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पहला कदम है। बिल्कुल। आपकी स्व अर्जित संपत्ति आपकी अपनी है, उस पर आपका पूरा हक है। आप उसे बेचें, किसी को तोहफे में दें या अपनी वसीयत में किसी एक बच्चे को सब कुछ दे दें और दूसरे को कुछ भी ना दें, कानून आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही बात पैतृक संपत्ति पर आती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो संपत्ति सिर्फ आपकी नहीं है, वो एक तरह की पारिवारिक विरासत है जिसमें कई लोगों का जन्म से हक जुड़ा होता है। हाँ। और यहीं से सारे पेच शुरू होते हैं। इसी पेच को समझाने वाला एक बहुत ही दिलचस्प मामला हमारे स्रोतों में है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं बल्कि एक परिवार की कहानी है जिसमें एक पिता, उसकी 2 शादियां और एक वसीयत शामिल थीं। चलिए 1960 के दशक में चलते हैं। एक परिवार था जिसकी एक बड़ी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी थी। इस परिवार के एक सदस्य की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से 2 बच्चे थे और उनकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति ने दूसरी शादी की जिससे एक बेटी हुई। अब यहां कहानी में मोड़ आता है। अपनी मृत्यु से पहले उस व्यक्ति ने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में उन्होंने पैतृक संपत्ति में जो भी उनका हिस्सा था वो सिर्फ अपनी पहली पत्नी के बच्चों के नाम कर दिया। दूसरी पत्नी से जो बेटी थी उसे एक पैसा भी नहीं दिया गया। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत अजीब लगता है। मतलब पैतृक संपत्ति होते हुए भी एक पिता अपने बच्चों में ऐसा भेदभाव कर सकता है? ये तो कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? जाहिर है उस बेटी ने इसे चुनौती दी होगी। हाँ बिल्कुल। पिता की मृत्यु के बाद बेटी अदालत पहुंची। उसने 2 बहुत मजबूत तर्क रखे। पहला तो प्रक्रिया से जुड़ा था कि वसीयत में उसे बाहर निकालने का कोई कारण नहीं बताया गया जो उसे संदिग्ध बनाता है। लेकिन उसका दूसरा तर्क इस पूरी बहस की, आप कह सकती हैं, जान था। उसने कहा, मैं एक सहदाई की बेटी हूं, यानी उस परिवार का हिस्सा जिसमें संपत्ति जन्म से मिलती है। इसलिए इस पैतृक संपत्ति में मेरा भी जन्म से एक स्वतंत्र अधिकार है। मेरे पिता अपनी मर्जी से एक वसीयत लिखकर मेरा जन्म सिद्ध हक नहीं छीन सकते। वाह, ये एक जबरदस्त तर्क था कि जन्म से मिला हक कोई कैसे छीन सकता है। ये दलील तो बहुत वजनदार लगती है। ऐसा लगता है कि केस बेटी के हक में ही जाना चाहिए। तो फिर अदालत को कानून की किताबों में कितनी गहराई तक जाना पड़ा होगा? बहुत गहराई तक। और वे पहुंचे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 पर, जो इस पूरे खेल को बदलने वाली थी। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता था कि जो संपत्ति बटी हुई नहीं है, यानी जिसके हिस्से तय नहीं हुए हैं, उसकी वसीयत नहीं हो सकती। लेकिन धारा 30 एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। इस धारा में एक व्याख्या या एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई है जो कहती है कि मिताक्षरा कानून के तहत जो पारिवारिक संपत्ति होती है, यानी वो संपत्ति जो पीढ़ियों से चली आ रही है जी, और जिसमें परिवार के सदस्य जन्म से हिस्सेदार होते हैं, उसमें भी कोई व्यक्ति अपने अविभाजित हिस्से की वसीयत कर सकता है। अविभाजित हिस्सा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पारिवारिक पिज्जा है जिसके 8 स्लाइस होने हैं, लेकिन अभी उसे काटा नहीं गया है। आप ये तो जानते हैं कि आपका एक स्लाइस पर हक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला। अच्छा, इसने पहली बार किसी व्यक्ति को ये अधिकार दिया कि वो उस पारिवारिक केक का अपना हिस्सा किसी और को दे सके, भले ही केक अभी तक काटा ना गया हो। ये व्यक्तिगत इच्छा को पारिवारिक अधिकार पर एक छोटी सी जीत थी। वाह, ये तो वाकई पूरे खेल को बदल देता है। तो इस हिसाब से तो पिता ने जो किया वो कानूनी तौर पर सही था। वो अपने हिस्से का पिज्जा स्लाइस जिसे चाहे दे सकता था, भले ही उसकी दूसरी बेटी को कुछ न मिले। सुप्रीम कोर्ट ठीक इसी नतीजे पर पहुंचा।
अदालत ने कहा कि क्योंकि निचली अदालतों ने वसीयत को कानूनी रूप से वैध मान लिया था, इसलिए पिता का अपने अविभाजित हिस्से को सिर्फ पहली पत्नी के बच्चों को देना धारा 30 के तहत पूरी तरह से कानूनी था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पूरी पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने काल्पनिक हिस्से की। बिल्कुल ठीक है, मैं कानूनी तर्क समझ रहा हूँ, लेकिन बेटी की दूसरी दलील का क्या हुआ? खासकर 2005 में जो बड़ा संशोधन हुआ, जिसने बेटियों को बेटों के बराबर सहदायक यानी जन्म से हिस्सेदार बना दिया। उस कानून के हिसाब से तो बेटी का दावा और भी मजबूत हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस मामले का दूसरा सबसे अहम पहलू है। 2005 का संशोधन ऐतिहासिक था। उसने बेटियों को बराबरी का हक दिया। लेकिन कानून बनाने वालों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि इस नए कानून की वजह से दशकों पुराने सुलझे हुए मामलों में फिर से विवाद न शुरू हो जाए। जी हाँ, इसलिए कानून में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। एक कट ऑफ तारीख तय की गई, 20 दिसंबर 2004। कानून कहता है कि अगर इस तारीख से पहले किसी संपत्ति का निपटारा हो चुका है, चाहे वसीयत से या परिवार में हुए किसी बंटवारे से, तो उस पर 2005 का नया कानून लागू नहीं होगा। बिल्कुल, आप उस पुराने निपटारे को ये कहकर नहीं खोल सकते कि अब तो बेटियों को भी बराबर हक मिल गया है। अच्छा, तो ये कट ऑफ तारीख एक तरह की दीवार है जो अतीत को भविष्य के कानून से बचाती है। और इस मामले में वसीयत तो 1962 में लिखी गई थी, जो इस तारीख से 40 साल से भी पहले की है। बिल्कुल, इसीलिए अदालत ने कहा कि संपत्ति का निपटारा तो 1962 में ही हो गया था। इसलिए बेटी 2005 के कानून के आधार पर उस हिस्से पर अपना अधिकार नहीं जता सकती जिसे उसके पिता ने कानूनी तौर पर पहले ही वसीयत कर दिया था। मतलब वो 2004 की दीवार के गलत तरफ खड़ी थी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये सब बहुत पेचीदा है। चलिए इसे आज के समय के एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज एक पैतृक संपत्ति है जिसमें 4 भाई हैं, ए, बी, सी और डी। और मान लेते हैं कि हर भाई के 2 बच्चे हैं। अब इस स्थिति में अधिकारों का बंटवारा कैसे होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। 2005 के कानून के बाद ये चारों भाई और उनके 8 बच्चे, चाहे बेटे हों या बेटियां, सब जन्म से सहदायक हैं। अच्छा, यानी कुल 12 लोग हिस्सेदार हैं। अगर आज इस संपत्ति का बंटवारा होता है तो हर एक को बराबर यानी 112वां हिस्सा मिलेगा। हर एक को? जी, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, यहां तक साफ है। सबको 112वां हिस्सा मिलेगा। अब सवाल यह है कि भाई ए अपनी वसीयत में क्या कर सकता है? यहीं पर धारा 30 का जादू काम करता है। भाई ए को जो अपना 112वां हिस्सा मिला है, वो उस हिस्से के लिए अपनी वसीयत लिख सकता है। वो चाहे तो अपना पूरा 112वां हिस्सा अपने 2 बच्चों में से किसी एक को दे सकता है और दूसरे को उससे पूरी तरह बेदखल कर सकता है। तो रुकिए, मैं इसे ठीक से समझ लूं। भाई ए सिर्फ अपने 112वें हिस्से को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों के जन्मसिद्ध 112वें हिस्से को हाथ भी नहीं लगा सकता। एकदम सही। आपने इस पूरे कानून का सार पकड़ लिया है। वो अपने बच्चों के अपने अपने 112वें हिस्से को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो हक उन्हें जन्म से मिला है, पिता की विरासत के तौर पर नहीं। अच्छा, वसीयत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वसीयत करने वाले के अपने व्यक्तिगत हिस्से तक ही सीमित है। वो अपने हिस्से का मालिक है, पूरे परिवार की संपत्ति का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि पैतृक संपत्ति से किसी को निकाला ही नहीं जा सकता। लोग यही मानते हैं कि दादा परदादा की जमीन है तो पोते पोती को हिस्सा तो मिलेगा ही। लेकिन ये मामला दिखाता है कि कहानी में एक बड़ा लेकिन है। ये धारणा काफी हद तक सही भी है। आप किसी को उसके जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। जैसा कि 2020 के मशहूर विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बेटियां जन्म से बेटों के बराबर की हिस्सेदार हैं और इस हक के लिए पिता का जीवित होना भी जरूरी नहीं। ये उनके अपने हिस्से की गारंटी है। सही है। लेकिन जैसा हमने देखा, कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की वसीयत करके उस हिस्से से किसी को भी वंचित कर सकता है। और यहाँ एक और बड़ा मोड़ है जो चंदर सेन बनाम श्रीमती तुलसी के फैसले से आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बेटे को अपने पिता या दादा से बंटवारे में कोई संपत्ति मिलती है तो वो संपत्ति उसके अपने बच्चों के लिए पैतृक नहीं, बल्कि उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति मानी जाएगी। अरे वाह, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे मेरे पिता से बंटवारे में कोई घर मिला तो मैं उसे अपनी स्व अर्जित संपत्ति मानकर जिसे चाहे वसीयत कर सकता हूं
और मेरे बच्चे उस पर पैतृक होने का दावा नहीं कर सकते? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको उस संपत्ति को वसीयत करने की पूरी आज़ादी मिल गई, जैसे आपने उसे खुद खरीदा हो। तो ये बहुत मायने रखता है कि संपत्ति का चरित्र क्या है। क्या वो अभी भी एक अविभाजित पैतृक संपत्ति है या बंटवारे के बाद किसी के हाथ में आकर स्व अर्जित बन चुकी है? यही बात तय करती है कि वसीयत की जा सकती है या नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, वो क्या है? पहली बात तो ये कि हाँ, एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है, भले ही संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो। दूसरी बात, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके अपने हिस्से तक ही सीमित है। वो दूसरों के जन्मसिद्ध हक पर डाका नहीं डाल सकता। और तीसरी और सबसे अहम बात, 20 दिसंबर 2004 एक जादुई तारीख है। इससे पहले हुए किसी भी संपत्ति के निपटारे को 2005 के नए बेटी समर्थक कानून के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह कानून वाकई व्यक्तिगत इच्छा और परिवार के सामूहिक अधिकार के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, परिवार छोटे हो रहे हैं और लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्या पैतृक संपत्ति का ये सदियों पुराना विचार भविष्य में भी उतना ही मायने रखेगा? या क्या कानून धीरे धीरे पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की ओर झुक जाएगा, जहां हर कोई अपनी संपत्ति का मालिक होगा, चाहे वो कहीं से भी आई हो? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।